ओके गाइस, वेलकम टू 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स के लाइव लेक्चर में आप सबका स्वागत है dineshwadera.com पर। अगर कोई इश्यूज आपको हो रहे हैं लेक्चर देखने में तो लेट मी नो। आज का लेक्चर आपको लॉगिन करके देखना है dineshwadera.com पर। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको यूट्यूब पर कुछ कंटेंट मिलेगा, बाकी पूरा लेक्चर देखने के लिए आपको लॉगिन करना होगा dineshwadera.com पर और फिर आप इस लेक्चर को वहां पर देख सकते हो। आज फर्स्ट डे है लेक्चर का, थोड़ी सी इश्यूज जरूर आएंगे बट ओवर द टाइम ये सॉल्व हो जाएगा। आज मैं थोड़ा लेट चालू करूंगा लेक्चर, पहले सबको आ जाने दो, सबकी विजिबिलिटी, व्यूअर्स को सबका लॉगिन सब क्लियर हो जाना चाहिए आज। ओके चलिए, कौन कौन है बताइए मुझे। जहां तक मेरा ख्याल है मैं भी जाके देख रहा हूँ, मैं भी चेक करता हूँ, आप भी चेक कीजिए, कोई भी इशू आए तो मुझे बताओ। ओके, वैभवी तो आ गई, मैसेज भी आ गया उसका, बाकी लोग भी आ जाओ। आज के दिन थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, फर्स्ट टाइम में आप लॉगिन करके देख रहे हो, पर ये जरूरी है। चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग लाइव है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, साफिया भी लाइव है, वैभवी भी है। और किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताओ। आप लाइव कमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो। कमेंटिंग सेक्शन है। इकोनॉमिक्स 12 स्टैंडर्ड स्टार्ट करो। और कौन कौन है? हर्षित आ चुका है। हर्षित को शायद अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है। हर्षित लॉगिन करो। अमन, अमन है, लाइव है, अमन देख पा रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, अमन दिख रहा है मुझे। चलो, तुषार भी है, तुषार चमेडिया इज ऑल्सो लाइव, ही कैन ऑल्सो वॉच मी। कुछ भी अड़चन आए तो बताओ मेरे को। वीडियो अटक रहा है सर, स्पीड से नहीं चल रहा, एनी इशू टेल मी।
हर्षित अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, लॉगिन ही नहीं हो रहा उसका। चलो मैं अभी देख रहा हूँ, राधा भी आ गई है ऑनलाइन में। चलो गुड, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई कैन सी। पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए अपने, अगर आपको दिक्कत नहीं है और इशू नहीं है तो। जो पहली बार लॉगिन कर रहे हैं उनको थोड़ा समय जरूर लगेगा, थोड़ा अप्रूवल और आपका आईडी सेटअप होने में समय लगता है, पर एक बार हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं है। कुछ भी इशू रहे मेरे को मैसेज कीजिए, लाइन अप होने में टाइम लगेगा पर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल कहाँ तक आए थे अपन ने? अपन ने ये पढ़ा था कल, यहाँ इसी को तो डिस्कस कर रहे थे अपन, क्या स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट। अब अपन इस स्कोप को लेके और आगे बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी चीजें इसमें से समझते हैं और पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है। पहला स्कोप था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा कल, और बाद में अपन बुक में पढ़ेंगे भी इन सब चीजों को, है ना। तो अभी जो हमने कल समझा इसको पढ़ने का समय आ चुका है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग पे आओ, क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। 12 स्टैंडर्ड है, बोर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है सबको, बराबर। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड by the market forces demand and supply. Microeconomics is concerned with demand analysis and supply analysis. तो ध्यान से देखो ये लाइन में क्या लिखा है। हमने कल डिस्कस किया था कि क्या समझना है, क्या पढ़ना है और क्या सीखना है अपने को इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट में, बराबर है। तो हमने बोला था कि हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ेंगे कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखो एक्चुअली जब हम बोलते हैं ना कि माल मेरा है, चीज मेरी है, तो दाम मैं तय करूंगा, ये बात आपकी बराबर है, दाम आप तय करोगे, पर जरूरी थोड़ी है कि आपके तय किए हुए दाम पर सामने वाला खरीदे। मान के चलो आपने एक बांसुरी बनाई, वो बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह सुरीली आवाज आती है उस बांसुरी से, और आप उस बांसुरी को बेचना चाहते हो 50,000 रुपए में। आप बोलोगे मेरी चीज, मेरा काम, मेरी मेहनत, मैं तय करूंगा इसकी प्राइस क्या रहेगी। तो आपने कितनी प्राइस तय कर ली उसकी, 50,000 रुपीज। आपके हिसाब से उसकी प्राइस 50,000 रुपीज है। अब ये आपकी प्राइस हो गई ना, आप मार्केट में बेच सकते हो क्या इस चीज को। आपने प्रोडक्ट की प्राइस क्यों तय की, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया। हमारा पर्पस सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं है, प्रोडक्शन करके इंसान अमीर नहीं बनता, वेल्थ क्रिएट नहीं होती। माल जो हमने प्रोड्यूस किया है या जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको हमें बेचना भी चाहिए, बराबर है ना। तो बनाने के साथ बेचना जरूरी है, बेचने के लिए दाम चाहिए। फिर आप बोलोगे मेरा माल मेरा दाम मैं तय करता, इतना आसान नहीं है। आपका माल है, दाम आप तय करोगे, यहां तक सब ठीक है, यहां तक सब ठीक है। पर आपके दाम में आपके तय किए हुए दाम में सामने वाले ने आपका माल खरीदना भी तो चाहिए ना। अब उसको नहीं पट रहा, 50,000 में उसके बस में नहीं है, उसके क्या किसी के बस में नहीं है वो बांसुरी खरीदना। कोई नहीं खरीदना चाहता आपकी बांसुरी 50,000 रुपीज में। एक खाता पागल रहा तो खरीद लेगा, पर आप एक बांसुरी के ऊपर बेच नहीं पाओगे। फिर आपको लगा यार मैंने 50,000 रुपए दाम तो निकाले इसके, बट मार्केट में चल नहीं रही है, क्योंकि मार्केट इसको कॉपरेट नहीं कर रहा और बिक भी नहीं रहा है मेरा माल। तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि आपके दाम ज्यादा है। फिर आपने सोचा कि दाम कम करके देखता हूं, तो आपने 50,000 से घटा के ना 10,000 पे लेके आई प्राइस। 10,000 पे लेके आए तो आपको क्या मिला, 3 लोग मिल गए जो आपकी बांसुरी खरीदने को तैयार थे, वो भी 3 बेवकूफ ही होंगे। 10,000 में जो क्या खरीदना चाहते हैं, फ्लूएट आपकी बांसुरी खरीदना चाहते हैं। फिर 3 बांसुरी बेच के आपका गुजारा नहीं होना था, 30,000 रुपए जेब में आए, उतने में तो आपके खर्चे ही नहीं निकलते। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, बेचने में। फिर आप बोला यार ये तो बिजनेस नहीं चल रहा है यार, इसके लिए थोड़ी ना, मैं तो और ज्यादा माल बेचना चाहता हूँ। फिर आपको लगा नहीं बिकेगा 10,000 में, आपने और प्राइस रिड्यूस करके लेके आए कितने पे,
1000 रुपए पे। अब 1000 में आपकी ज्यादा बांसुरियां बिकने लगी। मान के चलो 5 लोग आ गए और आपकी बांसुरी खरीद के लेके गए। फिर आपको लगा सिर्फ 5 बांसुरी, नहीं यार मुझे दाम और घटाने चाहिए, तो आपको लगा 100 रुपए में बेचता हूं। अब देखो आप दाम तय कर ही नहीं रहे हो। 50,000 का 10, 10,000 का 1,000 और 1,000 के 100 पे जो आपकी चीज के दाम आए ना, आप सिर्फ सोच रहे हो, दाम आपसे मार्केट तय करवा रहा है। मार्केट में लोग उतना महंगा खरीदना ही नहीं चाहते। तो हु डिटरमाइंस द प्राइसेस? मार्केट डिटरमाइंस द प्राइसेस। अब मार्केट मतलब क्या? जहां पे दो फोर्स होते हैं। वो कौन सा फोर्स था, वो कौन सी ताकत थी जिसने आपको मजबूर किया आपके बांसुरी के दाम को कम करने के लिए? नहीं बिकेगी, तू कितना भी यज्ञ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, 50,000 रुपीज इज नॉट द कॉस्ट ऑफ योर बांसुरी। 50,000 में नहीं बेच सकता तू, 10 में भी नहीं बेचेगा, बिकेगी ही नहीं ज्यादा। 1,000 रुपए में भी नहीं बिकेगी तेरी बांसुरी, अच्छे से बिकेगी 100 रुपए में। तो 100 रुपए जब आपने दाम किया ना, तो आपकी 2000 फ्लूइड्स मार्केट में बिक गई। बहुत लोग आए और आपका माल खरीद के लेके गए। अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि आपके चीजों के दाम आप तय कर सकते हो या कोई फोर्स है जो आपसे तय करवा रहा है। वो फोर्स है मार्केट का फोर्स। दिखता नहीं, दिखता नहीं। यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं, खरीदने वाले, बेचने वाले। अब मार्केट भी चाहे तो आपकी वो 100 रुपए की बांसुरी आपसे 50 रुपए में नहीं बिकवा सकता। सब लोग, पूरा मार्केट भी चाहे ना कि अपन ने इसको कम करवा लिया, 50,000 से 100 पे लेके आए, तो इसको 100 रुपए से 50 में लेके आते, वो नहीं कर पाएंगे अगर आपकी कॉस्टिंग ही नहीं है और दूसरा कोई बेच भी नहीं रहा। तो मार्केट एक ताकत है, मार्केट एक फोर्स है जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करता है, काम करता है। अब वर्ड आ रहा है यूज में बार बार, मार्केट मार्केट मार्केट। एक पूरा चैप्टर है आपको इस टॉपिक पे, इस चैप्टर का ही नाम है मार्केट। मार्केट मतलब क्या रे? हर वो चीज मार्केट है जहां पे कुछ लोग हैं जो कुछ खरीद रहे, कुछ बेच रहे। आप और मैं ऑनलाइन वीडियो देख, मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ये भी एक मार्केट है। दिस इज नथिंग बट अ मार्केट वेयर आई एम सेलिंग द सर्विस एंड यू आर बाइंग द सर्विस। मार्केट कोई जगह नहीं है, जैसे हम बाहर जाते हैं उसको मार्केट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे अपने फोन पे किसी से बात कर लो बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी अपने आप में क्या बन जाता है बेटा, मार्केट बन जाता है। तो मार्केट एक ऐसी परिस्थिति का या स्थिति का नाम है जहां पे एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट फोर्स। क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्स। और इस मार्केट में ये फोर्स दो लोग पैदा करते हैं, कंज्यूमर, खरीदने वाला जो डिमांड करता है, और सप्लायर, बनाकर बेचने वाला जो माल को सप्लाई करता है। तो हम इस चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, हमारा स्कोप है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें लिखा है द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, वन लाइन, सबके लिए याद कर लो। हु डिटरमाइन द प्राइसेस? मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द प्राइसेस। व्हाट इज द मार्केट फोर्स? The people creates the force. There are two type of people who demands and who supply, a consumer and a supplier. इन लोगों से मिलके बनता है मार्केट। आगे क्या लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। एक टॉपिक है अपने को, आगे अपन पढ़ेंगे, डिमांड को एनालाइज करेंगे। डिमांड किसको बोलते हैं इस चीज को समझेंगे। दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर। मैंने कल बताया था, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? एक इंसान है। अब इकोनॉमिक्स को समझना मतलब क्या? उस इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना। अगर हमें प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है ये समझना है, अगर आपको ये समझना है ना, आज मार्केट में मैंगो 100 रुपीज क्यों बिक रहा है, एक हफ्ते पहले ये मैंगो 150 रुपए क्यों था, या आने वाले 15-20 दिनों में ये मैंगो 50 रुपए क्यों हो जाएगा, होने वाला है। आप देखो किसी भी चीज के प्राइस मार्केट में स्टेबल नहीं रहते। प्याज के दाम समय के साथ बढ़ते हैं, घटते, कम होते, ज्यादा होते। टमाटर के, आलू के, धनिया के, मिर्ची के, सबके दाम बढ़ते हैं, सबके दाम तय होते हैं। कौन है वो इंसान जो रोज अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस रखता है कि आज प्याज का ये दाम रहेगा, तो वो स्टेटस पढ़ के सब लोग प्याज उस दाम में बेचते और खरीदते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कोई इंसान देखा क्या आपने जो फेसबुक पे रोज लिखता हो कि आज शक्कर 35 रुपीज पर केजी में बेचेंगे, तो पूरा हिंदुस्तान 35 रुपीज पर केजी में बेच रहा? ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो चीजों के दाम को तय करता है।
कौन तय करता है चीजों के दाम को? वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, एक फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है, उसी को हम नाम देते हैं मार्केट फोर्सेस, जहां से हमें ये पता चलता है कि चीजों के दाम कैसे घटते हैं और कैसे बढ़ते हैं। मार्केट मतलब क्या? खरीदने वाले और बेचने वाले जहां इकट्ठा हो जाते हैं वो मार्केट है। खरीदने वाला करता डिमांड, बेचने वाला करता सप्लाई। तो इस टॉपिक में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें दो मेन पार्ट पढ़ने हैं। एक समझना है डिमांड क्या होता है, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना है कि सप्लाई क्या होता है। बात समझ में आई बच्चों? हमें डिमांड समझना है और हमें सप्लाई समझना है। डिमांड करने वाला व्यक्ति होता है कंज्यूमर, तो हमें कंज्यूमर का बिहेवियर समझना है, और सप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है प्रोड्यूसर, तो हमें प्रोड्यूसर का भी क्या समझना है, बिहेवियर समझना है। यही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था। दूसरा जो स्कोप था इकोनॉमिक्स का, वो था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या था? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, हमने कल पढ़ा था। अगर आप बिजनेस करोगे तो आप अलग अलग फैक्टर को एम्प्लॉय करोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फोकट में कोई काम नहीं करेगा आपके लिए। जिसकी लैंड है वो रेंट मांगेगा, जो लेबर है वो वेजेस मांगेगा, जो कैपिटलिस्ट है वो इंटरेस्ट मांगेगा। बराबर है ना? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये चार लोग जब मिल जाते हैं तो चीजों का प्रोडक्शन संभव हो पाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवार्ड। रिवार्ड, हम हर फैक्टर को क्या करते हैं बेटा? रिवार्ड देते हैं। लैंड वाले को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, है ना? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मदद करेगा, हेल्प करेगा। कैसी हेल्प करेगा? डिटरमाइन करने में कि फैक्टर का रिवार्ड क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति अर्थशास्त्र पढ़ लेता है वो होशियार बन जाता है। वो समझ पाता है कि बिजनेस करते वक्त रेंट कितना देना चाहिए, इंटरेस्ट कितना देना चाहिए और वेजेस कितना देना चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवार्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो ये जो स्कोप है कि कैसे डिटरमाइन करनी फाइटर प्राइसिंग, ये स्कोप है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स सिखाएगा आपको कैसे तय करना, कितना रेंट सही रहेगा, कितना वेजेस सही रहेगा, कितना इंटरेस्ट सही रहेगा, लेना कितना सही रहेगा ये भी सिखाएगा, और देना कितना सही रहेगा ये भी सिखाएगा। अगर मालिक हो आप लैंड के तो कितना रेंट मुझे लेना चाहिए, अगर आप लेबर हो तो कितना वेजेस मुझे लेना चाहिए, अगर आप कैपिटलिस्ट हो तो कितना इंटरेस्ट मुझे लेना चाहिए, और अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो लैंड को कितना रेंट देना चाहिए, लेबर को कितना वेजेस देना चाहिए, और कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको सिखाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवार्ड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आप खुद बिजनेसमैन हो तो मेरे खुद के लिए मुझे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए ये भी समझोगे आप। क्या पढ़ना पड़ेगा उसके लिए? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता जा रहा है ये सब्जेक्ट सही मायने में आपको वेल्थ कमाना, पैसा कमाना, अमीर बनना, सही मायने में अच्छा बिजनेसमैन बनना सिखा रहा है। यही तो खासियत है इकोनॉमिक्स की। इसलिए तो दिल लगा के पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा ज्ञान इतना बढ़ जाए कि मैं सब कुछ कर सकूं, एक बड़ा बिजनेस कर सकूं, बड़ा बिजनेसमैन बन सकूं, या ऐसा व्यक्ति बन सकूं कि किसी बड़े बिजनेसमैन का बिजनेस ही मेरे बिना ना चल सके। इतना नॉलेज मेरे पास होना चाहिए, और ये नॉलेज आपको एक ही सब्जेक्ट देगा, वो क्या है? इकोनॉमिक्स। तीसरा जो मेन या इंपॉर्टेंट स्कोप था, स्कोप की बात हो रही है। स्कोप किसका? स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तीन मेन स्कोप थे, कौन से? डिटरमाइनिंग द प्राइसेस, डिटरमाइनिंग द प्राइस, फैक्टर प्राइसेस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर। अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्कोप है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या लिखा? आराम से पढ़ो, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग नहीं भी होगा ना मैं बना दूंगा उसको। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ इफिशियंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कल मैंने एक्सप्लेन किया था इफिशियंसी मतलब क्या, बेस्ट। अलोकेटिंग
रिसोर्सेस क्या होता है? तो देखो, रिसोर्स मतलब हर वो चीज जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मान के चलो आप बिजनेसमैन हो और आपकी एक फैक्ट्री है, आप डेजर्ट कूलर्स बनाते हो जो गर्मियों के दिन में लोग यूज करते हैं, बराबर है। अब आपकी फैक्ट्री में कूलर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए लेबर, एक रिसोर्स है, उसके बिना क्या नहीं बनेगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा, चीज नहीं बनेगी। पैसा है आपके पास, वो भी एक रिसोर्स है, पैसा लगाना पड़ेगा आपको। मशीन्स लानी पड़ेगी आपको, कुछ कूलर बनाने के लिए आपकी फैक्ट्री में जो यूज आएगी वो भी आपका एक रिसोर्स है। आपका जो समय है, समय समय देना पड़ता ना, एंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ता? समय। आपके पास जो समय है वो भी कीमती है, वो भी एक रिसोर्स है, उसको भी यूज करना है आपको। अब अगर भाई बात आती है कि मुझे प्रोडक्शन चालू करना है, तो इन सब रिसोर्सेस को मुझे अलोकेट करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा इनका, मतलब इन सबको काम पर लगाना पड़ेगा। अब इन सब रिसोर्सेस को काम पे लगाऊं मतलब क्या करूं? तो मुझे ही तय करना पड़ेगा कि लेबर कितने। अगर एक लेबर एक दिन का 500 रुपया लेता है, तो मुझे सोचना तो पड़ेगा कितने लेबर अलोकेट करूं। एक करूंगा तो 500 लगेंगे, दो करूंगा तो 1000 लगेंगे, तीन करूंगा तो 1500 देने पड़ेंगे, और 10 लेबर लगाऊंगा तो रोज का 5000 रुपए का खर्चा आएगा। तो सोचने वाली बात है कि हाउ टू अलोकेट माई रिसोर्स विच इज अ लेबर। मैं पैसा कितना लगाऊं? अरे बाबा, सब सब करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इन सबका विचार करना पड़ता है। और जो सही तरीके से विचार करता वही तो बनता अच्छा बिजनेसमैन, वही पैसे कमा सकता है। वही सीखना है इकोनॉमिक्स में। इफिशियंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज अटेन्ड। अटेन्ड मतलब पाना या हासिल करना। अटेन्ड मतलब क्या? पाना या हासिल करना। कब हम बोलेंगे कि मैंने अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में इफिशियंसी मतलब बेस्ट मुकाम हासिल कर लिया है? ये करना पड़ेगा। देखो, एक था मिस्टर ए, एक था मिस्टर बी, दोनों सेम बिजनेस करते थे। मिस्टर ए ने भी 10 कूलर बनाए, मिस्टर बी ने भी 10 कूलर बनाए, पर मिस्टर ए ने 10 कूलर 5 दिन में बना लिए और मिस्टर बी ने 10 कूलर 10 दिन में बना लिए। अब ए और बी में कौन ज्यादा इफिशियंट है समय के मामले में? ए इफिशियंट है, उसने 5 दिन में ही 10 कूलर बना लिए, और मिस्टर बी को 10 दिन लगे। तो अपने समय का बेस्ट अलोकेशन किसने किया? ए ने किया। दूसरा उदाहरण, ए और बी दोनों ने 10 कूलर बनाए। ए को 10 कूलर बनाने के लिए 10,000 रुपया खर्चा आया और बी को 10 कूलर बनाने के लिए 8,000 रुपया खर्चा आया। अब मुझे बोलो, 10 कूलर दोनों ने बनाए, ए ने बनाए 10,000 रुपया खर्चा करके, बी ने बनाए 8,000 रुपया खर्चा करके। दोनों के पास एक रिसोर्स था, मनी, दोनों ने पैसा लगाया। कौन ज्यादा इफिशियंट है पैसा लगाने के मामले में? अब ज्यादा वाला इफिशियंट है कि कम वाला? कम वाला। जिसने 8,000 में 10 कूलर बनाए वो ज्यादा इफिशियंट है उसके तुलना में जिसने 10,000 में ज्यादा 10 कूलर बनाए। आपको क्या करना है? आपको बिजनेस करते हो इफिशियंट रहना है। लागत, पैसा, समय कम लगना चाहिए और मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। मुनाफे की बात करते हैं। देखो, ए और बी दोनों ही दोस्त थे। ए ने भी 10 कूलर बनाए, बी ने भी 10 कूलर बनाए। ए ने अपने 10 कूलर को 25,000 रुपए में बेचा और बी ने अपने 10 कूलर को 20,000 रुपए में बेचा। अब ए और बी में इफिशियंट कौन है बेचने के मामले में? वो इफिशियंट है जिसने 25,000 रुपए में बेचा। तो जो ज्यादा इफिशियंट रहेगा वो ज्यादा अमीर बनेगा। समय, पैसा, लागत, कॉस्ट, खर्चा जो कम रखेगा, मुनाफा, सेल्स, क्वांटिटी जिसके पास ज्यादा रहेगी वो इफिशियंट कहलाएगा। और इफिशियंट जो रहेगा वही पर्सन क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा। जो कम इफिशियंट रहेगा बिजनेस तो करेगा पर पैसा नहीं कमाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग? ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं फिर। तीसरा स्कोप था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। Theory of welfare basically deals with the efficiency in the allocation of resources. Efficiency in the allocation of resources is attained, इसको पाया जाता है when it result in maximization of satisfaction of people
अरे बाबा, दो लोगों का सेटिस्फेक्शन एकदम अलग अलग होता है। अगर आप प्रोड्यूसर हो, सप्लायर हो, जो माल बनाता है, तो आपके सेटिस्फेक्शन का मैक्सिमाइजेशन किस में है? लागत, खर्चा, समय कम से कम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। मतलब आपने दोनों ही क्षेत्र में इफिशियंसी हासिल कर ली और अब आप सेटिस्फाइड हो कि मैंने माल ज्यादा बनाया, ज्यादा बेचा, ज्यादा कीमत में बेचा और लागत कम रखी, तो आप मैक्सिमम लेवल के सेटिस्फेक्शन पे पहुंच गए। पर हमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं पढ़नी है, उस एक व्यक्ति की जो कौन क्या करता है, बनाता है, हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है जो खरीदता है। अब अगर आप कंज्यूमर होते और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहते, ज्यादा से ज्यादा समाधान पाना चाहते, तो आप बिल्कुल उल्टा सोचते। आप बोलते हो कम पैसे में मुझे ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए, मेरा खर्च कम होना चाहिए, गुड्स मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए, तो आप सेटिस्फेक्शन पाओगे। अब दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं। एक व्यक्ति जिसने 500 रुपए में 10 किलो आम खरीदे, और एक व्यक्ति था जिसने 500 रुपए में 8 केजी आम खरीदे। कौन ज्यादा सेटिस्फाइड है? ऑफ कोर्स 500 रुपए में 10 किलो आम खरीदने वाला व्यक्ति ज्यादा सेटिस्फाइड है। किसकी तुलना में? उसकी तुलना में जिसने 500 रुपए में 8 किलो आम खरीदे, वो कम सेटिस्फाइड है। तो हमें देखना है कि हमारा वेलफेयर कब होता है। मैं बोलता हूं ना, मेरा वेलफेयर हुआ इसका मतलब मैं सेटिस्फाइड हूं। अब मैं मेरे सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते चला जाऊंगा तो मुझे खुद फील होगा कि मेरा वेलफेयर हो रहा है। मुझे मेरी बात करनी है, मुझे देश की बात नहीं करनी। हम देश की बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वेलफेयर का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? आप बोलो, मैं आपसे पूछूं कि हाँ बेटा बता, राधा तू बता, तेरा वेलफेयर हुआ क्या? तो अगर राधा सेटिस्फाइड होगी अपने बिहेवियर से, अगर वो खरीदार है तो उसको कम पैसे में ज्यादा चीजें मिलेगी, तो राधा बोलेगी कि यस आई एम सेटिस्फाइड। और अगर मैं वैभवी से पूछूं कि आर यू सेटिस्फाइड, और वैभवी अगर प्रोड्यूसर है, बिजनेसमैन है, तो उसने कम लागत में कम खर्चे में चीजें बनाई या खरीदी होंगी और ज्यादा कीमत पे बेची होंगी, तो वैभवी बोलेगी यस आई एम सेटिस्फाइड। हर किसी का सेटिस्फेक्शन अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो वेलफेयर हुआ या नहीं हुआ डिपेंड करता है कि बंदा सेटिस्फाइड है या नहीं, या बंदी सेटिस्फाइड है या नहीं है। अब theory of economic welfare basically deals with efficiency in allocation of resources। आपको आपका पैसा, आपकी चीजें, आपका समय सही तरीके से अलोकेट करना है तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, आपने इफिशियंसी हासिल कर ली, ऐसा माना जाएगा। Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। पीपल को कभी आइसोलेटेड नहीं देखने का। पीपल दो टाइप के होते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला। दोनों के बिहेवियर को पढ़ना है, समझना है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक इफिशियंसी इन्वॉल्व्स थ्री इफिशियंसी। कल पढ़ा था अपन ने ब्रॉड पॉइंट। ये थ्री इफिशियंसी कौन सी है? इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, क्या लिखा है? Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। Resources दुनिया में हर किसी के पास लिमिटेड है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, इंसान की कमी नहीं है, माल की कमी नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता रे। रिसोर्सेस आर ऑलवेज केयर्स। भरपूर मात्रा में कुछ नहीं है। हर किसी के पास हर चीज लिमिटेड है। हर बिजनेसमैन के पास इनपुट मटेरियल लिमिटेड है, काम करने वाले लेबर लिमिटेड है, बिजनेस में लगाया जाने वाला पैसा लिमिटेड है, जिस जगह पे प्रोडक्शन करना है वो जगह लिमिटेड है। अनलिमिटेड होता तो दुख ही नहीं होता जीवन में किसी को, हर कोई खुश होता। अनलिमिटेड भगवान ने कुछ नहीं दिया, सब कुछ लिमिटेड दिया है। तो आपने इफिशियंसी इन प्रोडक्शन हासिल की है, क्या मानेंगे कि आपने मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस कर लिए विथ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। वही राम और श्याम। राम के पास 1 एकड़ लैंड थी, श्याम के पास 1 एकड़ लैंड थी। राम के पास 5 आदमी थे, श्याम के पास 5 आदमी थे।
राम के पास 50,000 रुपए थे, श्याम के पास 50,000 रुपए थे। ये सबके रिसोर्सेस हो गए, लैंड, लेबर, मनी। ये राम का भी रिसोर्स है, ये श्याम का भी क्या है, रिसोर्सेस है। इतने सब रिसोर्सेस को उन लोगों ने एम्प्लॉय किया, काम पे लगाया प्रोडक्शन करने के लिए। उतने ही रिसोर्सेस में राम ने प्रोडक्शन किया 20 यूनिट्स और श्याम ने प्रोडक्शन किया 30 यूनिट्स। बोलो मुझे, प्रोडक्शन में इफिशियंसी किसने हासिल की, राम ने या श्याम ने? श्याम ने। उतने ही रिसोर्सेस में जिसने 30 चीजें बनाई, 30 चीजें बनाई, ही इज मोर इफिशियंट compared to that person who has produced only 20 items out of that limited resources. तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगा कैसे हासिल की जाए इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। और अगर आपने प्रोडक्शन में इफिशियंसी हासिल कर ली तो माना जाएगा कि आपका हो रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो टर्म्स कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते हम उन हर पहेली को सुलझा लेते हैं कि इकोनॉमिक्स की बुक्स लिखने वाले लोगों ने ऐसे वर्ड्स का यूज क्यों किया होगा। और एक बार बात समझने लगी ना बेटा शुरुआत से, तो इकोनॉमिक्स इतना मस्त सब्जेक्ट बन जाएगा कि पढ़ने में मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक वेलफेयर को हासिल करना चाहते हो तो आपको हासिल करनी है प्रोडक्शन में इफिशियंसी, और साथ साथ आपको हासिल करना है इफिशियंसी इन कंजम्पशन। कंजम्पशन तो दोनों ही लोग करते हैं, एक जो खरीदता है और दूसरा जो बनाता है। खरीदने वाला व्यक्ति खाने के लिए चीजों को खरीदता है, खुद के यूज के लिए खरीदता है, और जो प्रोड्यूसर होता है वो चीजों का कंजम्पशन दूसरी चीजों को बनाने के लिए करता है। तो अगर आप कस्टमर हो तो मुकेश अंबानी भी कस्टमर है। आप चीजों को खरीदते हो यूज करने के लिए, वो चीजें खरीदता है प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। तो कंजम्पशन जब भी हम करें उसको इफिशिएंटली करना चाहिए, मतलब कम खर्चे में ज्यादा चीजें हमें मिलनी चाहिए। चाहे आप प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, आपके कंजम्पशन में इफिशियंसी होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in a such a way as to maximize the total satisfaction of society. Oh my god, हो, बहुत ही जटिल है। Efficiency in consumption means वर्ड देखो क्या यूज हुआ है, distribution of produced goods and services among the people for consumption in a such a way to maximize the satisfaction of the society। समझो, आप एक प्रोड्यूसर हो, बराबर है, आपने चीजें बनाई, आपने गुड्स को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया। अब जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए आप उसको खुद के पास रखोगे कि बेचोगे? बेचोगे, मतलब आप गुड्स का करोगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपके कस्टमर है वो आपसे क्या खरीदेंगे? गुड्स खरीदेंगे। तो आपको आपके गुड्स को कुछ इस तरह से बेचना है या इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो सोसाइटी में लोग हैं, मतलब आम लोग हैं, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, आपके चीजों को खरीदेंगे। जो गुड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको खरीदने के बाद जो कंज्यूमर है उसका सेटिस्फैक्शन, पूरे सोसाइटी के कंज्यूमर मतलब जो भी कस्टमर है, आपके कस्टमर की जो सोसाइटी है उनका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए। अब ये बड़ा ही बवाल वाला पॉइंट हो गया। बोले खरीदने वालों का सेटिस्फैक्शन मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं? आप ही का काम है। आपकी चीज खरीदने के बाद आपके कस्टमर को यह लगना चाहिए अरे बढ़िया चीज मिल गई मुझे कम पैसे में, तो वो 4 लोगों को और बताएगा कि यही चीज खरीद, क्वालिटी अच्छी है और दाम भी बहुत कम है। और जब कस्टमर आपके बारे में ऐसा बोलने लगे तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा और ज्यादा माल आपका बिकेगा। तो एज अ प्रोड्यूसर आपका फर्ज बनता है कि जो कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम कर रहा है उसका सेटिस्फैक्शन बढ़े, मतलब
कंजम्पशन में भी आपको इफिशियंसी हासिल करनी है। अगर आपका कस्टमर खुश है आपका माल खरीद के, तो वो और माल खरीदो ऐसा लोगों को बोलेगा, आपका और माल बिकेगा, उसका भी वेलफेयर होगा और साथ ही साथ आपका भी वेलफेयर होगा। यही तो टॉपिक है, इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर हासिल करने के लिए इफिशियंसी को हासिल करो, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन एंड इफिशियंसी इन कंजम्पशन। थर्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। देखो क्या लिखा है इसमें, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोर डिजायर्ड बाय द पीपल। अब आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपके सामने 3 सवाल आएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाऊं, किस कैसे बनाऊं और किसके लिए बनाऊं। तो आपके पास पैसा है, जगह है, जमीन है, नॉलेज है, तो आप कोई भी चीज बना सकते हो। अगर आप वेलफेयर चाहते हो तो वो चीज बनाओ जो लोग खरीदना चाहते हैं। आपकी चीज का क्या मतलब अगर लोग उसको खरीदना ही नहीं चाहते तो अगर आप वेलफेयर हासिल करना चाहते हो तो वो चीज बनाओ जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो आपने अगर लोगों को, जनता को वो चीज दी जो वो खरीदना चाहते तो वो खुश, और आपने वो चीज बनाई जो लोगों को चाहिए तो आपका माल बिकेगा, आप भी खुश, आपका भी वेलफेयर और उनका भी वेलफेयर। ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में सोचो। हर देश की इकोनॉमी अलग होती है, हर देश में लोग अलग अलग चीजें खाना, खरीदना और धारण करना पसंद करते हैं। इंडिया में अगर हो तो दाल फ्राई, पनीर बटर मसाला, ये सब बेचो और लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। ये बेचोगे तो पैसे भी कमाओगे। चाइना के लोग कुछ भी खाते हैं। अभी कुछ गधों ने चमड़ागढ़ खा लिया, बैट्स खा लिए और सब भुगत रहे उसका परिणाम, सबकी लगा दी उन्होंने। वहां बिकता है तो वो लोग बेचते हैं। तो वो उनके लिए ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी है, हमारे लिए नहीं है। ना आपका भला होगा ना खरीदने वाले का भला होगा इंडिया में बैट्स बेचोगे तो। चाइना में चल गया, अब तो शायद चाइना वाले भी ना खाए, है ना। इंडिया में आप अच्छी चीजें बेचो, फल बेचो, फ्रूट्स बेचो, दाल बेचो, पनीर बटर मसाला बेचो, समोसे बेचो, इडली बेचो। तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। जो लोग मांगते हैं उस चीज को बनाओ, इसमें आपका भी भला होगा। तो इसका अभ्यास करना पड़ता, लोग क्या चाहते हैं। मुकेश अंबानी को पता था कि लोग 4G डाटा चाहते हैं, त्रस्त हो चुके लोग वोडाफोन से, एयरटेल से, आइडिया से। उसको पता था, उसको पता था कि लोग क्या चाहते हैं, उसने जियो लाया। जियो लाया तो देखो आज इकोनॉमिक इफिशियंसी आई है मुकेश अंबानी की और रिलायंस के लाइफ में और आपके भी लाइफ में, मेरे भी लाइफ में। ना होता जियो तो ना होते हम और आप, ये क्वारंटाइन और लॉकडाउन में तो मर जाते भूखे पेट अपन बिना डाटा के। एक बार बिना आटा का रह सकता इंसान, पर बिना डाटा का नहीं रह सकता आज की तारीख में। Microeconomics theory shows under what condition these efficiencies are achieved। ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा how to become efficient बिजनेस करने के मामले में। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation। तो इसमें दो चीजें, प्राइस थ्योरी, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये दो, पहले वाले दो स्कोप प्राइस थ्योरी बोलेंगे इसको। दो चीजों की प्राइस आपको तय करते आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। चीजों की प्राइस तो मार्केट तय करता है, तो मार्केट को समझो कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होता है। और दूसरा, रिसोर्स का अलोकेशन कैसे इफिशिएंटली किया जाए और इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे हासिल किया जाए। इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। आपको सिर्फ अपनी बात करनी है, मेरा वेलफेयर, मेरा माल, मेरी प्राइस, मेरी इफिशियंसी। पूरे देश के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income। ये सब माइक्रो के पार्ट है, मैक्रो वाले इन सब चीजों को पढ़ते नहीं है। थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, इन सब शब्दों को माइक्रो में समझाऊंगा मैं, ये भी सब मैक्रो में समझाऊंगा, ये भी माइक्रो का पार्ट नहीं है। आर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कल के लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे
पढ़ाई फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। लिंक शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो dineshwadera.com को सब्सक्राइब करो। कल मिलेंगे बच्चों, थैंक यू सो मच।